प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था विद्यार्थियों एंजाइम के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, एंजाइम के परिचय के बारे में। आज हम जानेंगे कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी क्रियाविधि क्या है, मोड ऑफ एक्शन यानी मैकेनिज्म क्या है। बीएससी थर्ड ईयर का यह टॉपिक है। तो आइए जानते हैं एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में। विद्यार्थियों, एंजाइम या जो विकर होते हैं ये दो प्रकार से क्रियाविधि में भाग लेते हैं या दो प्रकार से कार्य कर सकते हैं। इनकी क्रियाविधि को समझने के लिए हम दो टॉपिकों का सहारा लेते हैं। पहला है विकर क्रियाधार संकुल यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनाना, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा में कमी, एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि क्रियाधार या सबस्ट्रेट क्या होता है। क्रियाधार या सबस्ट्रेट वह अणु या वह पदार्थ होता है जिस पर एंजाइम कार्य करते हैं। जैसे कोई एंजाइम माल्टोज पर कार्य कर रहा है तो उस एंजाइम का नाम माल्टेज होगा, तथा यहाँ पर माल्टोज क्या है, क्रियाधार है। उसी प्रकार से सक्रियण ऊर्जा क्या है, किसी भी अभिक्रिया के शुरू होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जो ज़रूरी ऊर्जा होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा से कम ऊर्जा पर वह अभिक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। जैसे हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझें कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों को पास होने के लिए 40% मार्क्स ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर 40% जो मार्क्स है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। जो विद्यार्थी 40% मार्क्स लेके आएंगे वो ही अगली कक्षा में जाएंगे। तो इसी प्रकार से किसी भी अभिक्रिया में शुरू होने के लिए जैसे 10 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो वह 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही क्या है, उसकी सक्रियण ऊर्जा। जिन अणुओं की ऊर्जा 10 किलो कैलोरी या उससे ऊपर होगी वो तो अभिक्रिया में भाग लेंगे, और जिनकी ऊर्जा कम होगी वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है विकर क्रियाधार संकुल का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो विद्यार्थियों, एंजाइम क्रियाविधि में सबसे पहले एंजाइम और क्रियाधार यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल जाते हैं और एक अस्थायी रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे विकर क्रियाधार संकुल या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम क्रियाधार संकुल स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है और कुछ समय के लिए ही निर्मित होता है, और कुछ समय बाद जैसे अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी तो एंजाइम क्रियाधार संकुल टूट जाता है, जिसमें से एंजाइम अलग हो जाता है और क्रियाधार के द्वारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। क्योंकि विकर में एक खांच पाई जाती है, एक क्लेफ्ट पाई जाती है। विकर या एंजाइम की इस खांच में कुछ ऐसे स्थल होते हैं विद्यार्थियों जहाँ पर क्रियाधार आकर जुड़ सकते हैं। उन्हें सक्रिय केंद्र या सक्रिय स्थल कहेंगे। जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पर ये दो स्थान हैं और इनके बीच में यह एक जो टॉप का स्थान है ये सक्रिय स्थल है। यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। जैसे यह माल्टोज क्या है, एक सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है। यह एंजाइम है, एंजाइम और माल्टोज जुड़ जाएंगे। एंजाइम के किस स्थान से जुड़ेगा, यह माल्टोज एक्टिव साइट से, सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। तो ये क्या बन गया, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो गया। और कुछ समय बाद एंजाइम अपरिवर्तित रूप से अलग रह गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता, और माल्टोज से उत्पाद के रूप में किसका निर्माण हो गया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार संकुल बना,
एंजाइम के सक्रिय स्थल पर क्रियाधार जुड़ने के बाद एंजाइम क्रियाधार संकुल बना और यह अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए ही बना और फिर उत्पाद में परिवर्तित हो गया। एंजाइम अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। अब हम चूँकि जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित होते हैं, तो जो सक्रिय स्थल या जो एक्टिव साइट होती हैं विद्यार्थियों, वो किस प्रकार से निर्मित होती हैं। देखिए, जिस क्रियाधार से आबद्ध हो जाता है, इस खांच में सक्रिय केंद्र उपस्थित होता है, यानी इधर ये सक्रिय केंद्र था। सक्रिय केंद्र में एमिनो अम्ल इस प्रकार विन्यासित होते हैं कि वे क्रियाधार से बंधित हो सकें। यानी एंजाइम किसके बने होंगे? प्रोटीन के, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होंगे। तो सक्रिय स्थल पर जो एमिनो अम्ल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि वो क्रियाधार के साथ वीक बॉन्ड बना सकते हैं, कमज़ोर बंध बना सकते हैं। ये सक्रिय एमिनो अम्ल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अलग अलग उपस्थित हो सकते हैं। इस श्रृंखला में वलयन इस प्रकार होते हैं कि सक्रिय एमिनो अम्ल सक्रिय स्थल में बहुत निकट आ जाते हैं। उत्पाद इन सक्रिय स्थलों से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वह इनसे कम दृढ़ता से बंधित होते हैं। क्योंकि उत्पाद कब अलग हो जाएगा? क्योंकि वो सक्रिय स्थलों से उतनी मजबूती से बंध नहीं बना पाता जितना क्रियाधार बना पाता है। क्रियाधार जो होता है वो फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थियों, एंजाइमों की क्रियाविधि समझने के लिए मुख्य रूप से 2 सिद्धांत दिए गए, ताला और कुंजी सिद्धांत, यानी ताला चाबी की एंड लॉक थ्योरी, और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। हम दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले ताला और कुंजी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी का प्रतिपादन विद्यार्थियों फिशर ने किया था। फिशर ने ये बताया था कि जिस प्रकार से एक विशेष चाबी के द्वारा ही एक विशेष ताले को खोला जा सकता है, उसी प्रकार से एक विशेष एंजाइम एक विशेष क्रियाधार पर ही कार्य करता है। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि एंजाइम विशिष्ट होते हैं और इन एंजाइम में भी जो सक्रिय स्थल होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। जैसे एक चाबी में जो खांचे होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से एक एंजाइम में भी जो सक्रिय स्थल होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, और वो विशिष्ट किसके लिए होते हैं? क्रियाधार के लिए। उन खांचों में, उन सक्रिय स्थल में क्रियाधार आकर फिट हो जाते हैं। क्रियाधार एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और फिर उत्पाद बन जाता है तथा एंजाइम शेष रह जाता है। तो इन्होंने बताया कि एक विशेष ताले को उसके लिए बनी विशिष्ट कुंजी के द्वारा ही खोला जा सकता है। इसी प्रकार विक्रों में भी विशिष्ट सक्रिय स्थल होते हैं। यहाँ यह बात गौर करने की है कि सक्रिय स्थल विशिष्ट होते हैं, एक्टिव साइट विशिष्ट होती हैं, जहाँ पर विशेष क्रियाधार ही जुड़ सकते हैं। यह सिद्धांत विकर क्रिया की विशिष्टता को भी स्पष्ट करता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये एक एंजाइम है पूरा, इसमें ये 2 सक्रिय स्थल हैं जहाँ पर इसी प्रकार की इनकी पूरक संरचना वाले क्रियाधार जुड़ेंगे। ये जुड़ गए, एंजाइम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट बन गया, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण बन गया और फिर ये इनसे उत्पाद निर्मित हो गया और एंजाइम पहले की समान अपरिवर्तित रूप से शेष रह जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये लॉक एंड की मैकेनिज्म का है। जैसे ये क्रियाधार है, ये एंजाइम है, इस पर ये इसके सक्रिय स्थल हैं। तो ये सक्रिय स्थल विशिष्ट हैं इनके लिए। ये इसका इस प्रकार का है और ये इस प्रकार का है। तो ये विशिष्ट जो सक्रिय स्थल हैं ये अपने साथ विशिष्ट क्रियाधार को ही जोड़ेंगे। ये दोनों यहाँ पर जुड़ गए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण का निर्माण किया और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ताला और चाबी सिद्धांत हमें बताता है कि एंजाइम पर विशिष्ट सक्रिय स्थल पाए जाते हैं जिन पर
विशिष्ट क्रियाधार आकर जुड़ते हैं और विशिष्ट क्रियाधार बाद में उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। विद्यार्थियों, एंजाइम की क्रियाविधि के लिए दूसरा सिद्धांत प्रेरित आसंजन सिद्धांत इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दिया गया। विद्यार्थियों, ताला जो कुंजी सिद्धांत था वह अनेक प्रयोगात्मक तथ्यों को समझाने में असफल रहा, तो कोशलैंड ने एक दूसरा सिद्धांत दिया जिसे प्रेरित आसंजन सिद्धांत या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। कोशलैंड ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल विशिष्ट नहीं होते, वो अपने आप को क्रियाधार के अनुसार बदल सकते हैं। तो एंजाइम के सक्रिय स्थल किसके अनुरूप होंगे? क्रियाधार के अनुरूप होंगे। फिशर ने तो ताला चाबी सिद्धांत में यह बताया था कि क्रियाधार चाहे कैसा भी हो वह एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों के अनुरूप अपने आप को ढालेगा। लेकिन यहाँ पर प्रेरित आसंजन सिद्धांत ने ये बताया कि जो एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल हैं वो क्रियाधार से प्रेरित होते हैं, उनकी संरचना स्थिर नहीं होती, वो अपने आप को वैसे ही बदल लेंगे जैसी क्रियाधार की संरचना होती है। तो इसीलिए इसको प्रेरित आसंजन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल हैं ये किसके द्वारा प्रेरित होंगे? क्रियाधार के द्वारा प्रेरित होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाधार विकर में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रेरित करता है, यानी क्रियाधार एंजाइम में संरचनात्मक परिवर्तन कर देते हैं। क्रियाधार जैसा होगा वह एंजाइम में भी वैसी ही संरचना विकसित कर देगा। इस प्रेरण से विकर के अमीनो अम्ल अवशेष अथवा अन्य समूह अपने सही स्थान पर विन्यासित हो जाते हैं, जिससे कि क्रियाधार इनसे जुड़ सके अथवा उत्प्रेरण हो सके अथवा दोनों हो सके। इस समय अमीनो अम्ल विकर के आंतरिक भाग में धंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है पूरा का पूरा, ठीक है। अब एंजाइम जो है उसका ये सक्रिय स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रियाधार कोई आया, ये क्रियाधार है, ये इसमें इस प्रकार की संरचना है, तो एंजाइम अपने आप को इसी के अनुरूप परिवर्तित कर लेगा, प्रेरित कर लेगा। तो यहाँ पर क्रियाधार एंजाइम को प्रेरित कर रहा है कि वह अपनी संरचना में परिवर्तन लाए ताकि दोनों के बीच बंध बन सके। इसे ही क्या कहते हैं? प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं। जहाँ पर ताला चाबी सिद्धांत में एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल विशिष्ट थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, वहीं पर कोशलैंड द्वारा प्रतिपादित प्रेरित आसंजन सिद्धांत में एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल विशिष्ट नहीं हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। विद्यार्थियों, एंजाइम की क्रियाविधि में जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है, एंजाइम क्या करते हैं? क्रियाधार की या जो अभिक्रिया है उसकी सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा में कमी करने से अधिक जो अणु हैं वो अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे हमने शुरू में ही चर्चा की थी, मान लीजिए किसी कक्षा में पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो मान लीजिए इस कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और 60 विद्यार्थियों को 40 नंबर आए, तो 60 विद्यार्थी पास होंगे। अब हमने क्या किया कि पासिंग मार्क्स 33% कर दिए, तो अब 33 और 40 के बीच जो होंगे वो भी अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। तो सक्रियण ऊर्जा में अगर कमी हो जाती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और एंजाइम भी यह कार्य ही करते हैं। किसी रासायनिक क्रिया के शुरू होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। विकरों की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है क्योंकि विकर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया सामान्य शारीरिक ताप पर संपन्न हो जाती है। यह विकर क्रियाधारों को संपर्क में लाकर
रासायनिक अभिक्रिया को गति को 1000 गुना तक बढ़ा देते हैं। विकर प्रारंभिक अणु से संयुक्त होकर क्रियाधार के संरूपण में परिवर्तन कर विकर मध्यवर्ती सम्मिश्र विकर ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जो क्रियाधार एवं उत्पाद के बीच की स्थिति होती है। इस विकर क्रियाधार की सक्रियता ऊर्जा विकर रहित अभिक्रिया के क्रियाधार से काफ़ी कम होती है, अतः अभिक्रिया आसानी से शुरू हो जाती है। इस ग्राफ के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे ये कोई क्रियाधार है और अगर एंजाइम नहीं मिलाएंगे, अनकैटालाइज्ड है, तो सक्रियण ऊर्जा इतनी चाहिए, और अगर इसमें एंजाइम मिला देंगे, एंजाइम कैटालाइज्ड है, तो सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है, इतनी कमी हो जाती है। तो अगर सक्रियण ऊर्जा अधिक होगी तो कम अणु इसमें भाग लेंगे और रासायनिक अभिक्रिया की दर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होगी। लेकिन अगर एंजाइम मिला दिया तो सक्रियण ऊर्जा में कमी हो गई। अब सक्रियण ऊर्जा ये है, कम है, तो अधिक अणु इसमें भाग ले पाएंगे जिनकी ऊर्जा कम है, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और यही सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।